मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसियों को अहम जानकारी मिली है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसियों की कई टीमें नेपाल में जांच कर रही हैं, जिसके बाद कई राज्य सामने आए हैं। दरअसल नेपाल के भीतर कुछ ऐसे एजेंट सक्रिय हैं जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के हैंडलर हैं और मोटी रकम लेकर महिलाओं को इस तरह से ट्रेंड करते हैं कि सीमा पार करते समय सुरक्षा बलों को पता ही नहीं चलता है कि ये थर्ड सिटीजन हैं। आपको यहाँ बताना अहम होगा कि पाकिस्तान और नेपाल के बीच सिंध पड़ता है और वहाँ से सीमा पार करते समय कोई और देश का नागरिक पाया जाता है तो उसकी पूरी जाँच पड़ताल होती है और उसकी जानकारी खुफिया एजेंसियों के साथ साथ संबंधित राज्यों की पुलिस, जिसमें यूपी और बिहार शामिल है, उनको भी देनी पड़ती है और साथ ही साथ SSB व अन्य सुरक्षा बलों के पास जानकारी पहुंचाना अहम होता है। पाकिस्तान के सिंध और नेपाल से हनी ट्रैप का खेल भी खेला जा रहा है। दरअसल भारत में ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जिस्म फरोशी रैकेट से जुड़े लोग कई महिलाओं को नेपाल के रास्ते भेजते हैं और हो सकता है कि सीमा हैदर को भी उसी तरह ट्रेंड किया गया हो और उसकी एंट्री के समय सुरक्षा में तैनात जवानों को पता ही न हो, क्योंकि ड्रेसअप इसके लिए महत्वपूर्ण होता है। अधिकांश महिलाएं होममेड बनकर भी भारत आती रहती हैं और इस समय दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु समेत कई शहरों में ये मेड के तौर पर काम कर रही हैं। सीमा किस तरह नेपाल के बॉर्डर को पार करके आई और कैसे अब सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की जाँच कर रही है, आइए सुनते हैं पंजाब केसरी के संवाददाता पवन शर्मा की जुबानी। बात फिर करेंगे सीमा हैदर की, जो इस समय सुर्खियों में है। 13 मई को सीमा हैदर नेपाल के रास्ते भारत पहुंची, जो सुरक्षा एजेंसियों की जांच में खुलासा हुआ है। लगातार उससे पूछताछ हो रही है। तमाम सुरक्षा एजेंसियां और यूपी ATS पूछताछ कर रही हैं सीमा से, उसके पति सचिन से, व परिवार के लोगों से। कई नए खुलासे सामने आ रहे हैं और एक बड़ा खुलासा जो सामने आया है कि नेपाल के भीतर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के हैंडलर मौजूद हैं और वो वहां पर महिलाओं को ट्रेंड कर रहे हैं, यानी कि हनी ट्रैप का दूसरा अड्डा अब नेपाल में बन रहा है। पाकिस्तान के सिंध में, जो हैदराबाद के भीतर पड़ता है, वहां पर जो इलाका है, वहां पर पाकिस्तान की 412 यूनिट सक्रिय है और उसके ही कुछ गुर्गे इस समय नेपाल के भीतर हैं और नेपाल में 2 से 3 जगह ऐसी चिन्हित की गई है यहां पर ISI के लोग हनी ट्रैप के लिए महिलाओं को ट्रेंड कर रहे हैं। जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि सीमा हैदर भी इन लोगों के चंगुल में थी जो वहां पर ट्रेन करते हैं और इसको वहीं पर इसका ब्रेन वॉश किया गया और इसको वहां पर पूरी तरह से तैयार किया गया, ऐसा माना जा रहा है। जो सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों से खबर मिली है। लगातार पूछताछ में जो खुलासे हो रहे हैं उसमें एक और चीज बड़ी सामने निकल के आई है कि नेपाल में लगभग 1850 किलोमीटर की जो सीमा है भारत के साथ सटी हुई, उसमें 4 बड़े पॉइंट हैं जहां से भारत के भीतर एंट्री होती है। बस के जरिए लोग आते हैं या कारोबार जो होता है, ये रूट्स के ऊपर वहां पर एक कड़ी चौकसी होती है। वहां पर SSB की चौकसी होती है, कस्टम विभाग की होती है, तमाम एजेंसियों के लोग वहां पर होते हैं और जो संबंधित राज्य पड़ते हैं नेपाल की सीमा से, जिसमें यूपी है, बिहार है, वहां की पुलिस होती है और तमाम एजेंसियों की नजरों से लोग गुजरते हैं। और जो सुरक्षा एजेंसियों की जांच में जो पता चला है कि वहां पर कोई भी थर्ड सिटीजन, मतलब भारत और नेपाल के अलावा किसी और देश का व्यक्ति अगर उस पॉइंट के ऊपर होता है तो उसकी पूरी जानकारी ली जाती है, उसकी पूरी जांच की जाती है, पड़ताल की जाती है और उस बारे में जो नेपाली अधिकारी हैं वो और भारत के जो सुरक्षा बलों के अधिकारी हैं वो जानकारी साझा करते हैं और तमाम एजेंसियों तक उस थर्ड सिटीजन के बारे में डिटेल भेजी जाती है, जिसमें जिसको हम SSB कहते हैं, सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल जो है, और उसके साथ साथ तमाम एजेंसियों के अलावा पुलिस के अधिकारियों को उसकी पूरी जानकारी दी जाती है कि थर्ड सिटीजन इन पॉइंट के ऊपर है, वो भारत में एंट्री चाहता है। तो इससे लेकर जो अभी जो मामले सामने आ रहे हैं कि 4 पॉइंट जो बड़े बताए जा रहे हैं, जिसमें सीतामढ़ी है, सोनौली है, बहराइच है, रक्सौल है, इन इलाकों में अब CCTV फुटेज खंगाली जा रही है। वहां पर अब जांच की जा रही है कि 13 मई को सीमा हैदर जब अपने बच्चों के साथ उन पॉइंट्स की गुजरी है तो वहां पर क्या पूरी जांच पड़ताल की गई
क्या वो इसी परिवेश में गुजरी जो वो पहनकर आई है? क्योंकि जो सूत्रों ने पंजाब केसरी को बताया है कि नेपाल के भीतर आईएसआई के जो हैंडलर हैं वो वहां पर महिलाओं को ड्रेसअप के लिए तैयार करते हैं कि कौन सा परिधान उसने पहना है, कौन से परिवेश में उसने रहना है। खास करके ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जो जिस्म फिरोशी के धंधे में लोग शामिल होते हैं वो अधिकांश लड़कियों को भारत में भेजते हैं। तरह तरह के तरीके अपनाए जाते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए। उनको जो यूपी बिहार के लोग रहने वाले हैं उस तरह का उनको कपड़े पहनाए जाते हैं, उनका मेकअप उस तरह से किया जाता है, उनकी लैंग्वेज जो है उस तरह से उनको ट्रेन किया जाता है ताकि थर्ड सिटीजन के तौर पर वो लोग वहां पर पहचाने ना जाए। जिसमें पाकिस्तान है, दुबई है, जहां फिर नेपाल, श्रीलंका है, भूटान है, वहां की कई जो औरतें हैं, जहां लड़कियां हैं, वो यहां पर घरेलू काम के लिए भी भेजी जाती हैं। वो भी एक रैकेट है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का रैकेट है कि यूपी भारत के भीतर दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर दूसरी बड़ी जो शहर है उसके भीतर जो काम करने के लिए मेड्स आती हैं, जो घरों में काम करती हैं, वो भी अधिकांश कई बार उन इलाकों से भी आती हैं और उनको उसी तरीके से तैयार करके भेजा जाता है। तो क्या सीमा हैदर को उसी तरह से परिवेश में पूरा परिधान पहनाकर उसको भेजा गया? इसकी भी जांच अब की जा रही है और साथ में सुरक्षा एजेंसियां ये भी जांच कर रही हैं कि आईएसआई के नेपाल के भीतर जो हैंडलर हैं उनके साथ नेपाली मूल के कितने लोग शामिल हैं, क्योंकि पाकिस्तान का नेपाल के भीतर भी आईएसआई का एक बड़ा गढ़ माना जाता रहा है, क्योंकि चाइना की सपोर्ट इन लोगों को मिलती है नेपाल के भीतर भी। नेपाल की सीमा चाइना से भी सटी हुई है और अधिकांश चीनी जो उनके जासूस हैं, अगर आप कहें, जो उनके स्पाई हैं, वो नेपाल में सक्रिय हैं। और आईएसआई और चीन का पहले से ही गठजोड़ है। जैसे पूरी दुनिया जानती है कि इस समय पाकिस्तान चीन के बहुत करीब है और पीओजेके का इलाका, जहां गिलगित बाल्टिस्तान के इलाके में अधिकांश चीनीज कंपनीज के वहां पर प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, उनके अधिकारी, उनके इंजीनियर वहां पर काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो चीनी स्पाई हैं, जो जासूस हैं, वो नेपाल के भीतर भी सक्रिय हैं और वहां पर आईएसआई और चाइनीज स्पाइस का एक पूरा गठजोड़ है जो इस तरह की हनी ट्रैप का, अगर कहें तो हनी ट्रैप का खेल जो है वो अब सिंध के साथ साथ पाकिस्तान के सिंध से लेकर नेपाल तक फैला हुआ है और एक बड़ा खेल जो है, एक बड़ी साजिशें भारत के खिलाफ रचने में ये जो हनी ट्रैप के लिए यूनिट बनाई है 412, उसके लोग नेपाल के भीतर भी काम कर रहे हैं। तो सीमा हैदर को लेकर तरह तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं। हम भी पिछले कई दिनों से आपको लगातार बता रहे हैं कि आखिर सीमा हैदर किस तरह से पाकिस्तान के सिंध से पहले कराची पहुंचती है, फिर कराची में रहने के बाद वो दुबई में जाती है, दुबई से सीधा नेपाल पहुंचती है और नेपाल से कुछ एजेंटों के जरिए वो भारत में प्रवेश करती है। तो 13 मई से लेकर आज के दिन तक सीमा हैदर का जो उस समय का पूरा रूट था, किसको मिली, कौन कौन उसके लोग उसके साथ है, सचिन किससे मिला, सचिन के साथ जो फोन नंबरों पे बात हुई, जैसा कि कल हमने बताया कि जो चैट नष्ट कर दी गई थी, जहां दूसरे हैं वो आप पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए पता चलेगा। जब भी एजेंसियों को पूरी अनुमति मिल जाती है टेस्ट की तो और खुलासे होंगे। लेकिन इसी बीच में एक बड़ी जानकारी ये आ रही है कि आईएसआई का एक बड़ा गठजोड़, एक बड़ा नेटवर्क नेपाल के भीतर सक्रिय है और वहां पर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो काम है, जहां फिर दूसरे रैकेट्स जो चलते हैं, जैसे घरेलू काम के लिए महिलाओं को भेजे जाना हो या फिर हनी ट्रैप के लिए लड़कियों को लाकर जासूसी करवानी हो, तो वो वहां पर चल रहा है। तो सीमा क्या उसका हिस्सा थी? तमाम एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं और सीमा, सचिन, इन लगातार इनसे भी पूछताछ कई घंटे कल भी हुई थी, परसों भी हुई थी, आज भी इनसे पूछताछ हो रही है। गुप्त ठिकानों पर जाकर इनसे एजेंसियां बातचीत कर रही हैं, घर वालों की जांच हो रही है और पाकिस्तान के भीतर जो सिंध का इलाका है, कराची में जहां पर वो रहती थी, वहां पर पूरी डिटेल जो है वो भी वहां से ली जा रही है कि आखिर किस तरह से ये पूरा नेटवर्क चल रहा है। हालांकि फिलहाल अभी बात करें हम सीमा हैदर की, तो जो कुछ जानकारियां और इसमें अहम मिली हैं कि 2015-16 में भी कुछ ऐसी एंट्रीज पाई गई थी, जो महिलाएं जो थी वो यहां भारत में पहुंची थी, उसके बाद वो वापस नहीं गई थी। हालांकि इकरा जान जो आई थी उसको डिपोर्ट कर दिया गया था और अब भी जो कुछ अधिकारी जो बता रहे हैं, जो सूत्रों के अनुसार जो खबरें आ रही हैं कि डिपोर्ट करने की तैयारी सीमा हैदर की, वो अब फैसला लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, वो एक अलग इशू है कि उसके ऊपर कौन कौन लोग बैठते हैं, पूरी डिटेल खंगाली जाएगी, उसके बाद ही फैसला होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग, जो पहले महिलाएं आ चुकी हैं, अब उनकी भी जांच की जा रही है। वो इलाके, खास करके दिल्ली व आसपास के इलाकों में कितनी महिलाओं की अवैध एंट्री हुई है, अब उसका भी डाटा खंगाला जा रहा है। और साथ में एक चीज और बताना चाहता हूं कि नेपाल के भीतर जो 4 रूट मैंने आपको बताए, जिन इलाकों से कोई भी वहां पर आता है तो थर्ड सिटीजन के ऊपर नजर रखी जाती है, उन इलाकों में जो नेपाली हैंडलर हैं, जो
आईएसआई के साथ जुड़े हुए हैं उनका एक बड़ा नेटवर्क है, और हो सकता है कि सीमा की वहां पर एंट्री इसी नेटवर्क के जरिए करवाई गई हो। और तमाम सुरक्षा एजेंसियां अब उन चेक पॉइंट्स के ऊपर जो तैनात अधिकारी हैं उनसे भी डिटेल रख सकते हैं, उनसे भी पूछताछ हो सकती है कि आखिर किस तरह से ये एंट्री हुई है। और लगातार रब्बूपुरा जो इलाका नोएडा का, वहां पर वो इतने दिन रही, जिस घर के भीतर वो रही, उसका भी एक नया खुलासा सामने आया कि मकान मालिक ने कहा है कि सचिन ने उसे ये कहकर उनके घर में कमरा दिलवाया था कि वो उसको जानता है और वो एक मजबूर लेडी है, तो तब उसने उसको नहीं बताया था कि वो सीमा का पति है। तो तमाम जो है इसके बीच जो इनकी पूछताछ में जो इन्होंने कबूला है वो अलग अलग जो इनके बयान है वो कहीं मेल नहीं खा रहे हैं, तो शक गहराता जा रहा है। एजेंसियां जांच कर रही हैं और खुलासे होंगे। कल इसके बारे में हम और बात करेंगे कि क्या क्या डिटेल इसकी निकलती है, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये इतना जरूर सामने आ चुका है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का नेटवर्क नेपाल के भीतर बहुत ज्यादा फैल चुका है। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।